नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र से जुड़ी राजनीतिक खबरों से। खबर में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले टीम इंडिया के जीत पर जो है आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। जिस तरह से विश्व कप में T20 में हमारा देश ने जो एक पराक्रम दिखाया, जो हारा हुआ मैच जीता है, और उसमें जो सूर्य कुमार यादव, आज फेसबुक या सोशल मीडिया कहीं भी जाओ, सूर्य कुमार यादव का वो जो कैच एक यादगार बना दिया है मैच को। और ये एक इतिहास हो गया है कि हमारा देश जो है दूसरी बार T20 जीता है और तीसरी बार विश्व कप जीता है। यानी कि इसके लिए सभी लोगों को बधाई हो। और चर्चा का विषय तो फिलहाल वर्ल्ड कप है, लेकिन हम जो इसमें हम राजनीति चर्चा भी कर लेंगे आज हमारा चर्चा ये है कि जो बीजेपी की इस समय स्थिति परिस्थिति है, उस पर जो है खबर भी कहीं छपी हुई है पेपर में भी कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही नाराज हैं। क्या लोग जो राज्य के जो नेतृत्व है उसको बदली करना चाहते हैं? क्या ऐसा कारण है कि जो कार्यकर्ता भी जो है बीजेपी के नेतृत्व से नाराज है? इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट और राजनीतिक विश्लेषक सुभाष काले जी, बीजेपी से जुड़े हुए भी हैं। हम इनसे जानेंगे अंदर की खबर क्या है, क्या नेतृत्व बदली हो सकता है, क्योंकि चुनाव बहुत कम समय रह गया है चुनाव के लिए विधानसभा का। और ऐसे में जो लोकसभा परिणाम है वो लोगों को एकदम से आहत किया हुआ है। इस आहत से निकलने के लिए बीजेपी क्या प्लान कर रही है? कहीं चर्चा ये भी है कि नितिन गडकरी को जो है एक बार महाराष्ट्र की जवाबदारी देने का वक्त आ गया है, क्योंकि नितिन गडकरी के ऊपर वोटरों का भरोसा है। और वही वोटर ही जो आज भरोसेमंद वोटर है वही सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नेताओं का जो है लोकसभा में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखा, जिस तरह से रिजल्ट देखा, वो सभी लोगों को आहत किया हुआ है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। जो हमने कहा अभी कि क्या नेतृत्व लोग परिवर्तन चाहते हैं राज्य में बीजेपी की तरफ से, या फडणवीस जी जो है आज भी नंबर 1 पॉपुलरिटी में बने हुए हैं और वो आप लोग भरोसा कर रहे हैं कि वो विधानसभा चुनाव में जो है अच्छा परफॉर्मेंस के साथ जो है बीजेपी और महायुति को जो है लगातार आगे सत्ता में काबिल रख पाएंगी? क्या लगता है आपको? क्योंकि कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हैं और नाराज होने के कई कारण हैं, तो क्या अलग अलग कारण है, आप बता सकते हैं? अभी देखो, जैसे मैंने ये बात भी लोकसभा के चुनाव के नतीजे हमने देखे हैं जी। और महाराष्ट्र में बीजेपी की बुरी हाल हुई है, बिल्कुल बुरी हालत हुई है। और मतलब जिसके 23 MP थे वो सीधे 9 पे आ गए, 28 जगह चुनाव लड़े। हाँ, और ये तो जाहिर है कि भाई सबसे बड़ा नुकसान ये लोकसभा में जो महाराष्ट्र में हुआ है वो बीजेपी का हुआ। बिल्कुल। तो अभी इसके कारण मीमांसा तो होते ही रहेगी। कई उसमें हमने आर्टिकल्स पढ़े, कई लोगों ने कुछ बड़ी बड़ी बातें की है उसमें, क्या कारण ये है वो है, अजित पवार को क्यों लिया, ये क्यों किया, वो ऐसे कई कारण हम सामने आ रहे हैं। इसके पराभव जो हुआ, इस पराभव की कारण मीमांसा ढूंढने की कोशिश दिल्ली में महाराष्ट्र के कोर कमेटी की बैठक भी हुई, और उस बैठक में काफ़ी चर्चा हुई। और उसमें एक मुद्दा ये भी था कि क्या महाराष्ट्र को नेतृत्व बदल की ज़रूरत है जी। लेकिन ये सब होने के बाद जो केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय दिया है, तो फिलहाल देवेंद्र जी ही महाराष्ट्र के नेता रहेंगे, और फिलहाल बीजेपी महाराष्ट्र की डोर जो है वो उनके हाथ में रहेगी। ये तो अभी तय है जी, क्योंकि ऊपर से आया है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि विधानसभा तक ऐसे ही रहेगा, ऐसा भी नहीं, और ऐसा नहीं रहेगा ऐसा भी नहीं। बिल्कुल। अभी सवाल ये है कि क्या कार्यकर्ताओं का मिजाज आज की तारीख में लोकसभा के चुनाव के बाद क्या है और कैसे है। तो थोड़ा हम जरा पीछे देखते हैं कि 2014 में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, शिवसेना बीजेपी की सरकार आई, और उसके बाद 5 साल तक सरकार चली। बाद में 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, फिर बाद में फिर से अभी महायुति की सरकार है, जिसमें एकनाथ शिंदे अभी मुख्यमंत्री, देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री है। ये
10 साल का कार्यकाल अगर देखते हैं, उसमें से चलो 2.5 साल भी निकाल दे तो भी 7.5 साल का कार्यकाल हम देखते हैं। तो कार्यकर्ता अपने आप से और पार्टी से ये पूछता है कि भाई ये 7.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को क्या मिला। जी, ये सवाल का उत्तर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर कुछ नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। जी। तो कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, वो काम इसलिए करता है कि एक पार्टी के इस तत्व के साथ अपना पूरा वक्त, अपना परिश्रम, अपना पसीना बहाता है और कार्यकर्ताओं के बलबूते पे ही चुनाव लड़े जाते हैं। पार्टी का काम बढ़ता है तो वो कार्यकर्ता अगर सक्षम है तो वही। इस लोकसभा के चुनाव ने और एक बड़ी बात जो सीख दी है वो ये हमको दी है कि कॉरपोरेट स्टाइल से अगर पार्टी चलाओगे तो आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं। कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा रखो, कार्यकर्ताओं को खड़ा करो, कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास रखो और कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता की तरह एक अच्छे कार्यकर्ता जो उनको रिस्पांस दो, उनका आदर करो, तो ही पार्टी बढ़ सकती है, तो ही लोग कार्यकर्ता अच्छी तरह से काम करेगा और तो ही मतदार क्योंकि आखिर में मतदार के पास अप्रोच लेने वाला जो है ये कार्यकर्ता है। और दुर्भाग्य से मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ सालों में कार्यकर्ता कंसेप्ट जो है वो कॉरपोरेट स्टाइल हो गया। मतलब ऐसा हुआ कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में कैसे चलता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे 5 मैनेजर्स है, कोई सेल्स मैनेजर है, कोई परचेस मैनेजर है, कोई प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके नीचे और असिस्टेंट मैनेजर्स है, उसके नीचे ऑफिसर्स है, उसके नीचे कामगार है। ऊपर वाला नीचे वाले को आदेश देता है, नीचे वाला उसके नीचे को आदेश देता है, उसके नीचे वाला उसको जाता है और इस तरह से वो पर्कुलेट होता है जी। लेकिन टारगेट दिया जाता है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, इतने में ये होना चाहिए, उतने में होना चाहिए, बस खत्म। बेसिकली नीचे के जो काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको कभी पूछा ही नहीं गया कि भाई तुम क्या चाहते हो, तुम क्या करना चाहते हो, क्या प्रॉब्लम्स है, ये समस्या क्या है, लोगों के पास अगर हमको पहुंचना है तो हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। ये जो कार्यकर्ताओं को पूछने की और उनका फीडबैक लेने की जरूरत है वो कुछ सालों से बंद हो गई। हर पार्टी के मतलब बोल रहा हूं मैं कि ये कॉर्पोरेट स्टाइल काम चालू हो गया जी। और ऐसे लगने लगा कि बस ये इस तरीके से हम काम करेंगे तो हमको सक्सेस मिलने वाली है। लेकिन आज ये लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद एक बात तय है कि अगर ये कोई भी पार्टी, फिर वो बीजेपी हो या अन्य कोई पार्टी हो, अगर कॉर्पोरेट स्टाइल से काम करने की आप कोशिश करोगे तो आपको सक्सेस मिलने वाला नहीं है। कार्यकर्ता को कार्यकर्ता की तरह ट्रीट करो, उसकी समस्या समझो, उसके ऊपर जिम्मेदारी दो, वो क्या कहता है वो सुनो, वो क्या चाहता है वो सुनो। और क्योंकि वो ही वोटर के तक जाने वाला है, वही मतदार को प्रभावित करने वाला है, वही मतदार को अपने पार्टी की तरफ खींचने वाला है, वही कार्यकर्ता है जो आपको यश देने वाला है, जो आपको चुनाव जिता के देने वाला है। ये जो कंसेप्ट है ये कहीं ना कहीं बीजेपी हो या कई पार्टियों में कम होते हुए गया और इसकी वजह से ये आज जो डिफीट है भारतीय जनता पार्टी की, मैं ये प्रमुख कारण समझता हूँ। एक कारण ये भी माना जा रहा है कि जो पार्टी फंड लाती है, जो कि फंड से जो है हर सीट के लिए बंटवारा होता है और वो कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया जाता है और जो मेहनत करते हैं तो उनको पैसे की भी जरूरत पड़ती है। तो इस बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी का ऐसा खाली महाराष्ट्र नहीं पर जितने भी स्टेट है सब जगह पैसे तो सेंट्रल से निकले या पार्टी से निकले कार्यकर्ताओं तक जाने के लिए, लेकिन वो पैसे को बीच में दबा दिया गया और कार्यकर्ताओं तक पैसा भी नहीं पहुंचा, इसलिए कार्यकर्ता जो है काम नहीं किए। ये भी कारण माना जाता है। देखो मैं 1977 से पार्टी का काम कर रहा हूँ जी। ये पैसे वाला जो चीज़ है ना, ये तो अभी पिछले 8-10 साल की बात है। उस वक्त तो हम अपने घर से टिफ़िन लेते थे और टिफ़िन लेके एसटी बस पकड़ के थाना ग्रामीण में जाके हम काम करते थे। तो ये पैसे का जो
मामला है वो उस वक्त ना तो कभी हमने अपेक्षा किसी कार्यकर्ता ने की थी, ना पार्टी के पास पैसा था, ना पार्टी किसी कार्यकर्ता को पैसा देती थी। इलेक्शन चुनाव भी हमने अपने खीसे में से यार अपने दोस्तों से और रिलेटिव से पैसे जमा करके हमने चुनाव लड़े थे। ये तो कल की बात थी, लेकिन आज की बात हम लेकिन आज की बात ये है कि आज की बात में थोड़ा बहुत मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉरपोरेट स्टाइल का काम चालू हो गया है। कार्यकर्ताओं पैसे के ऊपर नहीं चलता, कार्यकर्ता को पैसा दिया मतलब हो गया, ऐसा नहीं है। कार्यकर्ता ऊपर से निधि आया, निधि लोकसभा के तक गया, जिला तक गया, मंडल तक गया, ये सब ठीक है, कार्यकर्ताओं तक पहुंचा, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन कार्यकर्ताओं को सिर्फ आपने एक पैकेट दे दिया और कार्यकर्ता खुश हो गया, ऐसी बात कभी नहीं होती। देखो, काम करने के लिए आज की तारीख में ट्रैवल करना है, पैसा है, आज ट्रांसपोर्टेशन है, कार्यकर्ताओं को अपना और कुछ ज़रूरतें उनकी काम करने के बाद से, पार्टी का काम करने के बाद से कुछ ज़रूरतें होती है, होर्डिंग्स लगाने हैं, पोस्टर्स छपाने हैं, ये सब कर रहा तो पैसा लगता है। लेकिन इसका आप बोलोगे चलो जैसे कॉर्पोरेट में आपको पगार दे रहे हैं ना हम 1 तारीख को, तो उसका हमको रिटर्न्स चाहिए। आपको टारगेट दिया हुआ है, इतना इतना आपको ऑर्डर लाना है, आपको इतना इतना उसी का उसका आपको पगार मिल रहा है, आप नहीं लाए तो ऐसा नहीं चलता है। ये पार्टी है, पार्टी में कार्यकर्ता पैसे के ऊपर नहीं चलता। पार्टी में कार्यकर्ता को प्रेम दो, आदर दो, सम्मान दो तो वो चलेगा, सिर्फ पैसे के ऊपर नहीं चलेगा। पार्टी ने ऊपर से निधि आया हुआ निधि नीचे बंटवारा हुआ, सही हुआ गलत हुआ वो बात अलग है जी। लेकिन आज मैं वही आप फिर से दोहरा रहा हूँ कि कॉरपोरेट स्टाइल से पार्टी चलाना बंद करो। पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसा ज़रूरत है, हाँ है, पार्टी चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसे के बगैर पार्टी नहीं चल सकती, हाँ मंजूर है, लेकिन पार्टी को सक्सेस मिलाना है तो कॉर्पोरेट स्टाइल छोड़ो, कार्यकर्ताओं को महत्व दो, उसका सम्मान करो, उसका कहना मानो, उसको पार्टी से अच्छी तरह से जोड़ो और एक नाता, नेता और कार्यकर्ता का अच्छा नाता होना चाहिए और वो होना ज़रूरी है, तो ही पार्टी को सक्सेस मिल सकती है। एक सवाल और ये है कि जिस तरह से नितिन गडकरी नाम लिया जा रहा है, देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस जी 2014 से आए, यहाँ पर मुख्यमंत्री बने और 2019 के बाद महाराष्ट्र में काफ़ी सियासत बदलाव हुए। यहाँ पर चुनाव शिवसेना और बीजेपी लड़ी, लेकिन महाविकास आघाड़ी सत्ता आई, फिर सत्ता 2022 में परिवर्तन हुआ। लेकिन जिस तरह से फडणवीस जी ने कहा कि गद्दारों को तोड़ने के लिए हमने 2 पार्टियाँ तोड़ी, एनसीपी और शिवसेना को, क्या ये मैसेज गलत गया है वोटरों में? क्या इस चीज़ को सही करने के लिए क्या गडकरी जी अगर आएंगे तो क्या वोटरों का भरोसा हो पाएगा? क्या बीजेपी और शिवसेना फिर से अगर नेतृत्व लगातार अगर जारी रखना चाहेगी तो क्या फडणवीस जी की जगह पर नितिन गडकरी आते हैं तो उसका फायदा हो सकता है? क्या ये पार्टी सोच रही है? ये पार्टी क्या सोच रही है तो आपने जो बताया कि भाई जो दिल्ली में मीटिंग हुई उस मीटिंग में नेतृत्व तो बताया आपने, ये तो क्लियर हो गया। अभी सवाल जो आपने किया कि भाई ये जो पिछले 2019 से जो घटनाएं घड़ी उसके लिए उस 2014-2019 नेतृत्व तो देवेंद्र जी साहब के पास है। देवेंद्र जी हमारे नेता है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का पूरा नेतृत्व, पूरी कमांड, पूरे सूत्र उनके हाथ से चल रहे हैं और उनके नेतृत्व में ही 2014 की इलेक्शन हमने लड़ी थी और हमने अच्छे तरह नहीं, फडणवीस जी के नेतृत्व में नहीं लड़ी थी, ये मोदी के चेहरे पर लड़ी थी। उसमें फडणवीस जी का नाम कहीं भी नहीं था। हाँ, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, हाँ, इसके लिए जो है तो उनको महाराष्ट्र का नेतृत्व प्रदेश उनको चेहरा नहीं रखा गया था कि सीएम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके मुख्यमंत्री का चेहरा सामने रख के उनका इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अध्यक्ष देवेंद्र जी थे और उसके बाद ये चुनाव लड़ा गया। 2014 में वो चीफ मिनिस्टर बन गए, उन्होंने 5 साल काफ़ी अच्छा काम किया जी। और उसके रिजल्ट्स भी ऐसे आए कि महायुति को
मैंडेट भी मिला बिल्कुल। अभी, लेकिन 2019 में शिवसेना उद्धव ठाकरे ने पलटी मारी जी। वरना वो सरकार अच्छी तरह से चलती, कोई आज भी प्रॉब्लम नहीं चलती थी, होता। आज भी प्रॉब्लम नहीं होता, आज भी बिल्कुल अच्छा प्रॉब्लम नहीं होता। साथ में अगर कहीं ना रहते कहीं हिंदुत्व वोट तो बढ़ ही गए बराबर शिवसेना, मतलब उद्धव जी जाने से ये तो मानना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं हिंदू वोट तो बढ़े 100% और उसी का परिणाम ये है कि आज जो नुकसान लोकसभा हुआ में है, नहीं नुकसान ऐसा हुआ। नहीं तो, लेकिन बात अभी यह है नेतृत्व की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नेतृत्व अगर समझो ये सक्सेस मिलता जी। तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं देवेंद्र का नेतृत्व हाँ, अच्छा है। तो सीधी सी बात है। तो मेरा कहने का आज ये लोग मतलब सक्सेस की सराहना करते हैं ना। कि जो अच्छा हुआ तो क्रेडिट देवेंद्र जी को जाएगा, अगर गलत हुआ तो उसका जो जिम्मेदार रहेगा तो देवेंद्र जी। और देवेंद्र जी ने कहा भी है जी। कि महाराष्ट्र का जो पराभव हुआ है और महाराष्ट्र के पराभव के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, और मैं उन्होंने वो और जिम्मेदारी लेनी भी अपने चाहिए ना, कंधे क्योंकि पे- आपका कैप्टन थे। जी। आज अगर T20 अगर कल मैच हार जाती थी इंडिया तो रोहित शर्मा को ऊपर आता था कि कम खेला उन्होंने। डेफिनेटली कि भाई आपका हाँ। मैनेजमेंट सही नहीं था, नहीं था। आपको ऐसा नहीं ऐसा करना हाँ। 10 बातें लोग बिल्कुल बोलते। बिल्कुल, अगर जीत गए आज उनकी वाहवाही हो रही तो आज वाहवाही हो रही। फडणवीस जी तो अगर वही है, वही अभी है। सोच लीजिए कि महाराष्ट्र के बगल में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए कि बीजेपी वहाँ पर 100% सभी सीटें निकाल के आई लोकसभा की, और विधानसभा में भी पूरी मतलब बहुमत से सरकार बनाई हुई है, और उसी बगल महाराष्ट्र की हालत जो है सब बटे हुए हैं। मैं यही कहने की जा रहा हूँ कि बेसिकली 2019 से लेके 2024 तक जी। जो घटनाएं घड़ी, वो घटनाएं का पूरी जिम्मेदारी कौन है बीजेपी में, तो देवेंद्र फडणवीस है, बिल्कुल। तो नेचुरली बुरा हुआ तो नेचुरली उनके जिम्मेदारी, बिल्कुल। अगर अच्छा होता तो भी उनको क्रेडिट मिलता, अगर बुरा हुआ है तो जिम्मेदारी उनकी है। तो अभी जो बुरा हुआ है उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, अभी वो सही करना है। अगर वो जो गलत हुआ है उसको सही करना है तो उसके लिए नेतृत्व का बदलना ज़रूरी है या नहीं है, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जी। लेकिन मेरा आज का ये कहना है कि सिर्फ नेतृत्व बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। नितिन जी का एक इमेज, नितिन गडकरी जी का इमेज, नितिन जी का कार्यकर्ताओं के पास पहले, मतलब मैं तो पिछले 10 साल से नितिन जी ने महाराष्ट्र बीजेपी में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। उन्हें जानबूझ के, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने टोटली अपना कंसंट्रेशन दिल्ली में किया, और महाराष्ट्र की राजनीति में, बीजेपी की राजनीति में उनका कुछ कोई हस्तक्षेप नहीं है। हाँ, हस्तक्षेप नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ, अगर केंद्रीय नेतृत्व अगर चाहता है तो हो सकता है कि वो कुछ जिम्मेदारी नितिन जी को दे कि भाई आप यहाँ ध्यान दो, या आप जरा थोड़ा सा इधर जो गलत हुआ है वो ठीक करने की कोशिश करो। उनको प्रभारी समझ के भी भेज सकते हैं, जरूर भेज सकते हैं। तो इसका फायदा होगा तो जरूर होगा जी। मेरा अपना अनुमान है कि नितिन जी की इमेज, नितिन जी के सब पार्टियों के साथ जो संबंध है, ताल्लुकात है, और नितिन जी के कार्यकर्ताओं के साथ जो भी अटैचमेंट है उसका फायदा जरूर होगा। आज की तारीख में मैंने जैसे कहा कि 10 साल से नितिन जी ने अपने आप को अलिप्त किया हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति से, तो अगर केंद्र की नेतृत्व चाहेगा तो शायद नितिन जी फिर से महाराष्ट्र में ध्यान देना चालू करेंगे, तो उसका डेफिनेटली असर होगा, उसका फायदा भी होगा, और देवेंद्र जी को भी उसका फायदा होगा कि उनको भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था कि महाराष्ट्र का नेतृत्व आखिर में महायुति को आगे लगातार बने रहने के लिए क्या करना चाहिए, खासकर बीजेपी जो इस समय संकट में है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उसके बाद सभी लोग जो है इस समय लिखा है तो कार्यकर्ता भी सदमे में है, नेता भी सदमे में, और सब लगा चर्चा यही है कि आखिर में बीजेपी को आगे बड़ा करने के लिए क्या करना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि लोकसभा परिणाम के बाद जिस तरह से हालात बने हैं यहाँ पर विपक्ष पूरी तरह से हावी है, और महाविकास आघाड़ी जो है पूरी तरह से तैयारी में है कि हम नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ा संकट है कि आखिर में क्या किया जाए। हालांकि टीम वही है लेकिन सोच लोगों की अलग अलग है, और नेता कार्यकर्ता तो नाराज हैं ही, और साथ में जो वोटर्स हैं वो भी यही चाहते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का भी नेतृत्व उन्होंने देखा है कुछ ही दिन पहले क्या हालत थी। पैसे वसूली, 100 करोड़ एक दिन की वसूली का टारगेट रखा गया था, होम मिनिस्टर जेल गए थे, और कोरोना काल में किस तरह से घोटाला हुआ, ये सब कोई भूल नहीं पाया है 2 साल में। क्या चाहते हैं लोग कि वापस वही चीज फिर से स्थिति पैदा हो कि केंद्र में अगर बीजेपी सरकार है वो भी तनातनी होगी, क्योंकि यहाँ पर सरकार दूसरी रहेगी तो फंड का भी दिक्कत होगी। तनातनी तो निश्चित होना है, इसका पूरा प्रभाव जो है महाराष्ट्र की सरकार पर पड़ेगी, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट में पड़ेगी, ये तो नो डाउट है। इसलिए
इसलिए जो है यहाँ महायुति तो कंफ्यूज में है, कार्यकर्ता कंफ्यूज में है, उतने ही वोटर भी कंफ्यूज में है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? क्या नितिन गडकरी जी को सेंट्रल को वापस सोचना चाहिए कि नितिन गडकरी जी को महाराष्ट्र की जवाबदारी दी जाए, या तो प्रभारी के रूप में या उनके नेतृत्व के रूप में? तो आपकी प्रतिक्रिया हमें जरूर दिखिए और बने रहिए ऐसे खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।